बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि मानसून की इस दिन से शुरू हो जाएगी विदाई, जानिए ठंड को लेकर के लेटेस्ट अपडेट। देश के लिए नजीर बना बिहार का वाईफाई सीसीटीवी वाला गांव, जिम और पार्क की भी सुविधा, मुखिया को पीएम से मिल चुका है पुरस्कार। बिहार के 28 जिलों में नए ट्रैफिक थानों का हुआ सृजन, 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। शिक्षक बहाली को लेकर के एक्शन में के पाठक, सभी डीएम को दिया निर्देश, 4-5 दिनों में ही निपटाने को कहा ये काम। क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म हो जाने के जेपी नड्डा के बयान पर बोले चिराग पासवान, कहा तोड़ने के बावजूद खत्म नहीं हुई मेरी पार्टी। राम भरोसे छोड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार के सदर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड भी करते हैं मरीजों का इलाज। जहानाबाद में छात्रों की किताब कबाड़ में बेचने पर हुआ पर्दाफाश, 2 ठेला किताब हुआ बरामद। सुकन्या समृद्धि योजना में टॉप 10 राज्यों में बिहार, देश में सबसे अव्वल बना उत्तर प्रदेश। पटना में ट्रैवल और टूरिज्म फेयर 2023 शुरू, तेजस्वी बोले बिहार में घूमे बिना देश को जानना संभव नहीं। बीजेपी की कंफ्यूजन पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए नीतीश और लालू का मास्टर स्ट्रोक, जातीय सर्वे से मिलेगा फायदा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत मिलते हैं 7500 रुपये, क्या है पात्रता, कैसे करें आवेदन, जाने सब कुछ। खत्म होने वाले हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पारस की पार्टी का अस्तित्व, तेजस्वी की नेता ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। मुसलमानों के 17% वोट बैंक पर जेडीयू की नजर, ओबीसी की पार्टी को सीएम नीतीश ने बताया बीजेपी की बी टीम, पार्टी के मुस्लिम नेताओं को किया सचेत। सर्वे में यादवों की संख्या को लेकर के छिड़े विवाद पर तेजस्वी ने किया सब कुछ क्लियर, सीएम नीतीश की जाति पर भी कही बड़ी बात। मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करके लालू से मिले सीएम नीतीश कुमार, आधे घंटे तक इस मुद्दे पर हुई बातचीत। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा अब पहले वाली पार्टी नहीं रही। बीपीएससी टीचर बहाली को लेकर के बड़ा अपडेट, इस दिन जारी हो सकता है रिजल्ट, जाने चेक करने का सही तरीका। बिहार में कड़ी धूप खिलने की आई तारीख, मौसम विभाग ने नई आफत के भी दिए संकेत। पटना, बक्सर, समस्तीपुर समेत 38 जिलों में इन लोगों का राशन कार्ड होगा रद्द, जाने क्या है पूरा मामला। मकान मालिक हो जाए सावधान, किराए का मकान ढूंढने के बहाने घर में घुसे चोर और लूट ले गए लाखों के जेवरात। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा अब पहले वाली भाजपा नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि आने वाला साल चुनावी साल है, जब समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जाएगी पर इसे जोर लगा करके रोकना है। जहां उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए काफी काम किया है। उन्होंने ये बातें अल्पसंख्यक समाज से आने वाले जदयू नेताओं और फिर विभिन्न संगठनों के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक करने के दौरान कही है। उन्होंने परामर्श दिया है कि भाजपा के टारगेट पॉलिटिक्स से सतर्क रहें और उससे समझदारी से निपटे। उन्होंने बताया है कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहते हुए भी उनके दल के प्रत्याशियों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने 50% से अधिक वोट किया था। मेरे चलते भाजपा को भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का 20% वोट मिला था, पर अब भाजपा बदल गई है, जहां समाज में नफरत फैलाने और फिर सौहार्द को बिगाड़ने का काम नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने जातिवार गणना की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे काफी सही तरीके से हुआ है। विधानमंडल
मंत्रिमंडल के शीतकालीन सत्र में इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा और उस हिसाब से नई योजनाएं लाई जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है और इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पार्टी बिहार में आए हैं बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए। जी हाँ, महागठबंधन इंडिया पार्टी के वोट काटने के लिए AIMIM बिहार में काम कर रही है। ये पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर काम कर रही है, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जैसे कि आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी पार्टियों की नज़र यादव और मुस्लिम वोट पर है। खास करके JDU और RJD इसे बड़े वोट बैंक के तौर पर देख रहे हैं। बिहार में मुसलमानों के 17% से अधिक हुई संख्या पर JDU की नज़र है और वह इसे एक बड़े वोट बैंक के रूप में देख रही है। यही कारण है कि JDU मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में JDU के तमाम मुस्लिम नेता शामिल हुए। जैसे CM आवास में हुई बैठक में CM नीतीश कुमार ने JDU के मुस्लिम नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करते रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने OBC की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया है और पार्टी के मुस्लिम नेताओं से सचेत रहने को कहा है। मुस्लिम नेताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने OBC की पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताया और कहा कि आगामी चुनाव में वोट काटने के लिए AIMIM जगह जगह से उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन उनके मंसूबे को कामयाब होने नहीं देना है। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को OBC की पार्टी से सावधान रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद JDU मुस्लिम की संख्या को बड़े वोट बैंक के रूप में देख रही है। जब लोकसभा चुनाव से पहले ही JDU मुस्लिम मतदाताओं को साधने की तैयारी में जुट गई है। जातीय गणना के आंकड़े के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की संख्या 17% से अधिक है। जब बिहार के मुस्लिम वोटर्स के बीच RJD और OBC की पार्टी AIMIM की बड़ी पैठ है और इस बार के लोकसभा चुनाव में JDU इस वोट बैंक को किसी और के पाले में नहीं जाने देना चाहती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं को OBC की पार्टी से सचेत रहने की सलाह दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 8 से 10 अक्टूबर के बीच मानसून लौटने का मानक तिथि है, लेकिन इस बार मानसून के 15 अक्टूबर के आसपास वापस लौटने की संभावना है। इस बीच बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ठंड के आगमन में थोड़ा विलंब के आसार बताए हैं। जब बीते साल की तरह इस साल भी बिहार में सामान्य से कम वर्षा हुई है। अक्टूबर महीने में भी अधिकांश हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार से मानसून की विदाई की मौसमी दशा अब बनने लगी है। जहाँ IMD ने यानी कि मौसम विभाग ने इस संदर्भ में पूर्वानुमान जारी करके कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में बिहार में मानसून की विदायगी शुरू हो जाएगी। जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि शनिवार से बिहार के अधिकतर हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री का क्रमश इजाफा हो सकता है। जब मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में अब तक बिहार में 88 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के एक गांव में शहर जैसी सुविधा है। जब बिहार के जहानाबाद का मानदिल गांव आधुनिक सुविधाओं की ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जिसके चर्चे हैं। यहाँ जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जहाँ सड़कें गड्ढा मुक्त है। जहाँ सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाई गई है जो रात में दूधिया रोशनी से जगमगाती रहती है। जहाँ नौका विहार, रंगीन फव्वारे, वाईफाई, ओपन जिम, वेलकम बोर्ड और पार्क आकर्षण का केंद्र है। जहाँ गाँव सहित पूरी पंचायत को स्वच्छ एवं हरित बनाने के लिए मुखिया को बीते दिनों केंद्र सरकार ने प्रशंसा पत्र देकर के सम्मानित किया था। जहाँ मुखिया बबलू कुमार को केंद्र सरकार द्वारा 2 पुरस्कार पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ का विकास मॉडल पूरे देश के लिए उदाहरण है। 7 साल के कार्यकाल में मुखिया ने पंचायत की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। यहाँ सुबह उठ करके हर उम्र के लोग शहर की तरह अपना स्वास्थ्य दुरुस्त रखने के लिए पार्क और फिर जिम के लिए निकल जाते हैं। जहाँ सुबह शाम नौका विहार का भी आनंद लेते हैं। जहाँ 16,000 की आबादी वाली पंचायत में मुखिया ने लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार का भी प्रबंध किया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि कौशल विकास केंद्र से 2000 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिलवा करके इन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। ये महिलाएं अब अपने घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं। 16 निजी तालाब का निर्माण करा करके लोगों को मछली पालन की व्यवसाय से भी जोड़ा है। हर घर बिजली, हर घर नल जल भी लोगों को मिल रहा है। स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए 3 गांव मजुआमा,
पकड़ी और फिर सलेमपुर में 3 नए अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें एक निर्माणाधीन है। इस पंचायत में जिले का इकलौता मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र भवन है, जहाँ लोगों की समस्या जानने के लिए पंचायत सरकार भवन में हर दिन मुखिया दरबार लगाते हैं। जहाँ ओबीसी बहुल्य पंचायत होने के कारण गांव टोला में घूम घूम करके अभिभावकों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वजह से पंचायत के अधिकतर स्कूलों में नामांकन 90 से 92% के आसपास है। पंचायत के सशक्तिकरण को लेकर के 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखिया बबलू कुमार को एक साथ 2 पुरस्कार से ऑनलाइन सम्मानित किया था, जहां इससे पहले 2020 में नेपाल के उप प्रधानमंत्री के हाथों भी मुखिया सम्मानित किए जा चुके हैं। 2018 से लेकर के 2022 के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत के बेहतरी के लिए कुल 9 पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। वहीं पर मंदिला पंचायत के मुखिया बबलू कुमार कहते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए चुनाव जीतते हैं। मैं जनता के दुख दर्द में सहभागी बनकर के इसका निपटारा करने के लिए मुखिया बना हूं। यह मेरा प्रयास है कि पंचायत के लोगों को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर का रुख नहीं करना पड़े। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 28 जिलों में नए ट्रैफिक थानों के लिए 4215 पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी। इसमें पूर्व में की गई सीधी नियुक्ति से 3366 पद भरे जाएंगे, जबकि 849 पुलिस पदाधिकारियों के नए पद सृजित किए गए हैं। नए सृजित पदों में हवलदार से लेकर के डीएसपी रैंक तक के पद शामिल है। गृह विभाग ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। दरअसल पहले राज्य के 12 जिलों में 15 ट्रैफिक थाने थे, जहाँ यातायात के बढ़ते दबाव और फिर सड़क सुरक्षा को लेकर के हाल ही में बचे हुए 28 जिलों में भी ट्रैफिक थानों की स्वीकृति दी गई है। इन 28 जिलों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 लाख से अधिक आबादी वाले 23 जिलों किशनगंज, नवादा, सिवान, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद, भभुआ, सुपौल, सहरसा, जमुई, रोहतास, बेतिया, वैशाली, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, लखीसराय, बांका, खगड़िया, मोतिहारी और मधेपुरा में यातायात थानों के संचालन के लिए, यानी कि यातायात थानों के चलाने के लिए 165 से 65 पुलिसकर्मी दिए जाएंगे। जहाँ इस तरह कुल 3795 पद स्वीकृत है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को फसलों के नुकसान होने पर 7500 से 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। खबर के अनुसार बिहार में अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो फिर सरकार के द्वारा इसके लिए पैसे दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में सब्जी के फसल को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में किसी भी आपदा के कारण किसानों की फसल 20% तक बर्बाद हो जाती है तो उन्हें सरकार के द्वारा 7500 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलता है। वहीं अगर फसल 20% से अधिक बर्बाद होता है तो किसानों को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी जिलों के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना की वेबसाइट www.pacsonline.bis.nic.in पर जाकर के इस योजना की जानकारी ले सकते हैं और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, बक्सर, समस्तीपुर समेत 38 जिलों में अवैध तरीके से राशन का लाभ लेने वाले लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार विभाग की ओर से राशन कार्ड का लाभ केवल सही उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए अब राशन कार्ड में मौजूद सभी उपभोक्ताओं का आधार जोड़ना आवश्यक कर दिया गया है। अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो फिर आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। चाहे आप बिहार के किसी भी जिले के रहने वाले हो, सीमांचल, मिथिलांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत पटना समेत कोई भी जिला के रहने वाले हो, पूरे बिहार के लोगों के लिए ये चीज़ नियम लागू होगा। आपको बता दें कि आधार से लिंक करने को लेकर के विभाग की ओर से पर्व त्यौहार को देखते हुए सितंबर माह के अंतिम समय को बढ़ा करके दिसंबर 2023 कर दिया है। इसलिए आप दिसंबर माह तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों में सभी लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। जहाँ अगर राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है तो फिर उसे अवैध मानते हुए राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा और राशन कार्ड का भी लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपका मकान है और अपने मकान को किराए पर देते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि लुटेरे किराए का कमरा ढूंढने के बहाने घर में घुसता है और लूट करके फरार हो जाता है। ये मामला बिहार के पूर्णिया जिला से सामने आया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया के बनमखी में धीर बाजार में स्थित कैनरा बैंक के समीप स्टेशन जाने वाली गली में एक गृहस्वामी को बदमाशों ने पहले बंधक बनाया
और फिर कनपट्टी पर हथियार सटा करके घर में रखी सभी जेवरात लूट लिए। इस संबंध में पीड़िता सुषमा कुमारी पति सचिन कुमार ने बनमखी पुलिस को लिखित आवेदन दिया है और उचित कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि मैं धीर बाजार स्थित कैनरा बैंक के समीप स्टेशन जाने वाली गली में 3 वर्ष से किराए के मकान में फैमिली सहित रहती हूँ। जब बीते 6 अक्टूबर की संध्या करीब यानी कि 6 अक्टूबर की रात करीब 5 बजे के आसपास एक ब्लू कलर की पल्सर बाइक से 3 अज्ञात बदमाश किराए का मकान ढूंढने के बहाने हमारे मकान में घुसे। मैं अपने रूम में काम कर रही थी। पहले बदमाश ताक झांक किया, फिर रूम में घुस गए। पीड़िता ने आगे बताया है कि बदमाश इधर उधर ताक झांक करने लगे और फिर उसके रूम में घुस गए। पीड़िता ने कहा है कि बदमाशों ने हमको बंधक बना करके पिस्तौल दिखाई और फिर घर में रखे सभी सामान की तलाशी ली। चोरों ने सोना का टीका, सोना के 2 मंगलसूत्र, सोने की 3 अंगूठी, सोने के 2 चक्की, 4 चांदी की पायल, सोने के 2 झुमके, सोने की 2 बाली और कुछ कैश चोरी कर लिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर कुल 2.5 लाख रुपए नुकसान पहुंचा करके सभी बदमाश स्टेशन की तरफ बाइक से फरार हो गए। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार मंडल ने बताया है कि मामले को लेकर के आवेदन मिला है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में अब ई रिक्शा चलाने वालों ने अगर रात में बत्ती बुझा करके रखी तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। एसपी ने साफ निर्देश दे दिया है कि रात में बत्ती बुझा करके ई रिक्शा चलाने वालों को के चालान काटे जाएंगे। इसको लेकर कि MVI एक्ट के तहत चालकों के विरुद्ध रविवार से अभियान चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी ट्रैफिक एसपी पूरण कुमार झा ने जानकारी दी है। दरअसल बैटरी की खपत कम करने के चक्कर में ई रिक्शा चालक बत्ती बुझा देते हैं, जहाँ ऐसे में हादसा हो जाता है। जहाँ अब इसी तरीके की हरकत के खिलाफ MVI एक्ट के तहत चालकों के विरुद्ध रविवार से अभियान चलाया जाएगा। इसकी जानकारी ट्रैफिक एसपी पूरण कुमार झा ने दी है। उन्होंने बताया है कि यातायात परिचालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से 5 प्रोन्नत पुलिस निरीक्षक को संचालन कार्य में लगाया गया है, जहाँ इससे व्यवस्था और फिर दुरुस्त होगी। जहाँ इसके साथ ही वाहनों पर मॉडिफाइड लाइट लगा करके घूमने वाले चालकों पर शामत आने वाली है। एसपी को शिकायत मिली है कि इस तरह की लाइट लगा करके लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। जातीय गणना में पहली बार मुस्लिम के अगली पिछड़ी और फिर अत्यंत पिछड़ी जातियों की गणना की गई। मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी हिस्सेदारी की मांग शुरू हो गई है। AIMIM की तरफ से विधायक अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री के साथ हुई विधानसभा के 9 दलों के नेताओं के साथ बैठक में मुस्लिम आरक्षण में हिस्सेदारी की मांग की थी। अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा था कि अधिकांश पिछड़े और अत्यंत पिछड़े मुस्लिम आबादी आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। बिहार में सीमांचल के अलावे मुस्लिम आबादी कई सीटों पर हार जीत का फैसला करती है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार लगातार तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम नेताओं को मुख्यमंत्री ने टॉक्स भी दिया है। सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनता तक सही ढंग से उसे पहुंचाने और फिर उन्हें जानकारी देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने AIMIM से सचेत रहने का भी निर्देश दिया है। हाल ही में जदयू की तरफ से भाईचारा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें नीतीश सरकार की ओर से मुसलमानों के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की गई थी। दोस्तों अब बात करेंगे कि दीपावली 12 नवंबर को है, जहां अभी 1 महीने से अधिक दिन का समय है जब प्रदेशवासियों ने घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दिल्ली मुंबई रूट की सभी प्रमुख ट्रेनें फुल हो गई है। स्लीपर श्रेणी में प्रतीक्षा सूची भी 250 के ऊपर पहुंच गई है। आधा दर्जन ट्रेनों में नो रूम हो चुका है, यानी कि किसी भी प्रकार का टिकट नहीं मिलेगा। कई ट्रेनों में तो दीपावली के 4 दिन से पहले ही से लेकर के 4 दिन बाद ये तक यानी कि 8 दिनों तक नो रूम है। LTT गोरखपुर एक्सप्रेस में 12 से 17 अगस्त तक नो रूम हो चुका है। LTT पटना में 12 से 14 अगस्त तक नो रूम है। यही स्थिति LTT जयनगर की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की ये शिक्षिका इन दिनों खूब चर्चा में है। नाम है अनीशा राय। पटना में आयोजित इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कई राउंड के बाद 27 प्रतिभागियों में अनीशा अव्वल आई है। आई गलेम द्वारा आयोजित मिसेज बिहार के इस 9वें संस्करण के लिए अनीशा ने ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किया था। सरकारी स्कूल की शिक्षिका अनीशा पहले से ही सेल्फ ग्रूमिंग में रुचि रखती थी। अब उनका ये शौक एक बड़ी पहचान दिलाई है, जो आगे नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता में बिहार को रिप्रेजेंट करेगी। अनीशा कहते हैं कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके पति सोनू सिंह और फिर पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा है कि
जीत में पति का 90% योगदान है। अनीशा उन महिलाओं के लिए भी एक उदाहरण है जो किसी भी छोटी परेशानियों के सामने हार मान करके खुद के शौक को मार लेती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की संख्या 2 करोड़ 88 लाख से अधिक है। इसमें से 1 करोड़ 42 लाख से अधिक कामगार खेती से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 42 लाख 50 हजार मजदूर घरेलू क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। निर्माण क्षेत्र में 28 लाख 40 हजार, कपड़ा उद्योग में 16 लाख 92 हजार, तो फिर वहीं विविध क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की संख्या 10 लाख 48 हजार से अधिक है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन से ये बात निकल करके सामने आई है, जहां कामगारों के निबंधन के मामले में बिहार देश में दूसरे पायदान पर है। निबंधन कराने वाले कामगारों में सबसे अधिक 18 से 40 साल वाले कामगार हैं। इस उम्र के कामगारों की संख्या 65% है। वही 40 से 50 साल के बीच वाले कामगारों की संख्या 20% है, जबकि 50 साल से अधिक उम्र वाले कामगारों की संख्या 12% है। कामगारों में पुरुष से अधिक महिलाओं की संख्या है, जहां राज्य में कुल 1 करोड़ 71 लाख से अधिक महिलाएं कामगार हैं, जो 56% है, जबकि पुरुष कामगारों की संख्या 43% है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार टीचर बहाली परीक्षा के रिजल्ट का वेट कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये काफ़ी अहम सूचना है। इस परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। इस बात की जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर दी थी, जहां उन्होंने कहा है कि इसका परिणाम अक्टूबर के मध्य में जारी हो सकते हैं। जहां इसी आधार पर संभावना जताई जा रही है कि परिणाम अगले सप्ताह घोषित हो सकते हैं। दरअसल बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट की जाँच के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। अब संभव है कि आपके सामने पीडीएफ खुल करके प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसके बाद चाहे तो कैंडिडेट्स रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं। हालांकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट की डेट और टाइम को लेकर के आयोग ने सूचना जारी नहीं की है, इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर विजिट कर सकते हैं, जिससे उन्हें ताज़ा जानकारी प्राप्त हो सके। जहाँ बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से प्राथमिक, उच्च और फिर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली है। आपको बता दें कि इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 24, 25 और 26 अगस्त 2023 को किया गया था। इसके बाद परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई थी। वहीं अब उम्मीदवारों को नतीजे जारी होने का इंतजार है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर के मचे सियासी भूचाल के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जाति से नहीं आते हैं। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की कठपुतली नीतीश कुमार बन गए हैं। जहां बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वे रिपोर्ट जारी किया है वह आधा अधूरा है। जब नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बिहार की सामाजिक और आर्थिक संरचना क्या है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये 1931 वाला जातिगत जनगणना नहीं है, ये सर्वे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बातें बताना चाहिए। जब नीतीश कुमार को ये भी बताना चाहिए कि आर्थिक सामाजिक संरचना में कौन गरीब रह गया है, कौन सा वर्ग किस जाति से आता है, जब कौन व्यक्ति किस जाति से आता है। इन सवालों का जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस देश में किसी की जाति नहीं बदल जा सकती है, धर्म बदल सकता है। तेजस्वी यादव गरिया जाति से आते हैं, जहाँ उनकी पत्नी क्रिश्चियन है। ऐसे में बिहार की जनता जानना चाहती है कि किसको किस वर्ग में रखा गया है, किस जिले में कौन कौन जाति के लोग हैं, जहाँ उनकी संख्या क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जानने भर से नहीं होता है। जब बिहार की जनता जानना चाहती है कि किस पंचायत में किस जाति के लोग रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, सामाजिक आर्थिक संरचना क्या है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि ये सभी जानते हैं कि लालू यादव जाति से नहीं आते हैं, गरिया समाज से आते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, ये कहना है सम्राट चौधरी का। तो दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लालू नीतीश की मुलाकात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब 2-4 दिन के अंतराल पर दोनों नेता एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कभी नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास चले जाते हैं, तो कभी लालू प्रसाद यादव नीतीश से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर चले आते हैं। इन दोनों का मिलान सियासी महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में नीतीश ने राज्य भर के मुस्लिम नेताओं को बुला करके मीटिंग की और ओबीसी से सावधान रहने की बात की। उसके ठीक बाद नीतीश लालू की मुलाकात हुई, जहाँ दोनों के बीच आधे घंटे तक
तक बातचीत हुई। दरअसल शनिवार को एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। इससे पहले गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे थे। उसके बाद लालू अपनी परिवार के साथ दिल्ली रवाना हो गए। इसके बाद लालू यादव एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना पहुंचे थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंच गए। चर्चा है कि मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक के बाद लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है, जब पक्ष और विपक्ष के दल एक दूसरे को लेकर के तरह तरह का दावा कर रहे हैं। इसी बीच आरजेडी के एक नेता ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और फिर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस का राजनीतिक अस्तित्व अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की यानी कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने शनिवार को बिहार शरीफ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि हम राष्ट्रीय लोक जनता दल और फिर राष्ट्रीय लोजपा को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर दी। जब उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है और जल्द ही उनके दलों का बीजेपी में विलय हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने मांझी, कुशवाहा और पारस को बुला करके कह दिया है कि वे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। ऐसे में उनके दलों का बीजेपी में विलय होना तय है। दोस्तों बात करेंगे कि अब यूनिवर्सिटी में बिना कोई काम के यूं ही बैठे रहने वाले बाहरी लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बाहरी व्यक्तियों को बिना कोई काम प्रवेश ना दें और ना ही बैठने की अनुमति प्रदान करें। जिसके बाद पूरे यूनिवर्सिटी में इस आदेश को लेकर के तहलका मचा हुआ है। दरअसल मगध यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऑफिस में बैठने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऑफिस में बैठने वालों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रशासन की ओर से सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है। कहा गया है कि विभाग द्वारा रोक नहीं लगाई गई तो फिर विभाग अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी। यही नहीं, ऑफिस में बैठने वालों के विरुद्ध FIR भी कराई जाएगी। इसको लेकर के विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर समीर कुमार शर्मा ने सभी विभागों को पत्र भेज करके इस बात को लेकर के चेतावनी दी है। कुल सचिव ने कहा है कि सभी पदाधिकारी को प्रशाखा पदाधिकारी के साथ सभी शाखाओं की सहायक एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय और फिर शाखा में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश न दें और न ही बैठने की अनुमति दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट पर विपक्षी दल कई आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जातीय सर्वे के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि यादवों की संख्या बढ़ा दी गई है। 1931 में आखिरी जातीय गणना हुई थी, उसमें यादवों की 11% आबादी थी। जब बिहार, झारखंड और ओडिशा एक राज्य था, सबसे ज्यादा यादवों की संख्या बिहार में ही थी। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार अपनी जाति की संख्या नहीं बढ़ा लेते। जब कुछ बेकार की बातें करते रहते हैं और बकवास करते रहते हैं कुछ लोग। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जातीय सर्वे से विकास की बेहतर रूपरेखा बनेगी, इसलिए पूरे देश में जाति आधारित गणना की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जाति आधारित गणना की मांग हो रही है। केंद्र सरकार देश में जनगणना भी नहीं करा रही है। बिना आबादी का पता लगे योजना कैसे बन सकेगी, इसलिए देश में जाति गणना कराने की जरूरत है। इसकी मांग कई राज्यों से उठ रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय गणना की रिपोर्ट संबंधित सवाल पर कहा है कि उन्हें आपत्ति है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी से कह करके फिर से करा ले। यहाँ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये सारी बातें कही है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षक बहाली को लेकर के, जहां शिक्षा विभाग के ACS के पाठक अब फुल एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी लिख करके तैयार रहने का निर्देश दिया है। जैसे साथ ही ये भी कहा गया है कि अपने अपने जिले में ऐसी जगह की तलाश करें जहां पर 2 से 3 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रदान प्रतिदिन हो सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को चिट्ठी लेकर के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के समुचित इंतजाम का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के जल्द ही BPSC का परिणाम संभव है, इसलिए जल्द रिजल्ट को देखते हुए समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही कहा गया है कि एक बैकअप केंद्र की भी व्यवस्था जिला प्रशासन तैयार रखें। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति से जुड़ी हुई औपचारिक प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे। यहां आते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के द्वारा दिए गए बयान की क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी और नेता सिर्फ जनता बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का
एक हिस्सा रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनसे सवाल किया गया है कि जनता किस राजनीतिक दल को देखना चाहती है, तो इस बात पर पलटते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को समाप्त करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन जनता ही आपको बनाने वाली है, जनता ही आपको समाप्त करने वाली है। वहीं बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा बच्चा कहे जाने पर उन्होंने कहा कि वे मेरे से उम्र में बड़े हैं, वे अगर बच्चा मानते हैं तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तंज कसते हुए कहा है कि पहली बात तो राहुल गांधी को आज पता चला है कि बिहार में अनारक्षित वर्ग के लोग 85% है। यही कारण है कि बिहार में कांग्रेस की ये दुर्दशा है। राहुल गांधी को बिहार की जमीनी हकीकत के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस के कोई भी लीडर जो किसी भी दल का नेता हो और फिर जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, उन्हें ये आंकड़े मालूम है। जब बिहार में 35% अति पिछड़ा रहते हैं, 27% ओबीसी रहते हैं, 18% दलित रहते हैं, ये बिहार में सबको पता है। इन आंकड़ों के बारे में राहुल गांधी को कल पता चला है, तो फिर इससे मुझे आश्चर्य भी है और यही वजह है कि कांग्रेस की ये दुर्दशा बिहार में है। राहुल गांधी को बिहार की जमीनी हकीकत के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत गणना की रिपोर्ट आ गई है, जहाँ साथ ही सबकी वास्तविक संख्या की जानकारी भी सार्वजनिक हो चुकी है। अब अगले शीतकालीन सत्र में कुछ बड़े फैसले होंगे, जहाँ इसकी तैयारी हो रही है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है कि क्या फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सत्र के दौरान ही इसकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र के सहयोग के बावजूद उन्होंने जाति गणना सफलतापूर्वक करा लिया है, अब इस पर आगे काम करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को एक अन्य मार्ग में स्थित सीएम आवास में राज्य भर के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जब बैठक में सभी 38 जिलों से बड़ी संख्या में तकरीबन 400 अल्पसंख्यक समाज के लोग आए थे। इनमें देश के प्रतिनिधि, मुस्लिम संगठनों के भी नामचीन प्रतिनिधि शामिल हुए। सुबह 11 बजे से 2.5 घंटे चली बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान शामिल थे। बैठक का संयोजक विधान परिषद अखाड़ी दलवर ने किया। मुस्लिम नेताओं ने मुख्यमंत्री को अपना 100% समर्थन देने का आश्वासन दिया। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने में बिहार डाकघर देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हुआ है। इसमें दक्षिण भारत के कर्नाटक सहित कई राज्यों से हमेशा टक्कर रही है। जब बिहार साल 2023 के शुरू में देश के अव्वल 5वें स्थान पर रहने के बाद अगस्त-सितंबर 2023 के आंकड़े में लगातार 2 पायदान खिसक करके 7वें स्थान पर चला गया। भारतीय डाक विभाग में जनवरी 2015 से खाते खोले जा रहे हैं, जहाँ आंकड़े के अनुसार हर साल 33 लाख सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले जाता है। जहाँ अब तक 3,07,55,410 खाते खोले गए हैं। जहाँ टक्कर को देखते हुए बिहार लगातार अभियान चला करके टॉप 10 में शामिल होने को लेकर के कार्य कर रहे हैं। पोस्टल विभाग पटना डिवीजन के एसएसपी राजदेव प्रसाद ने बताया है कि विश्व पोस्टल दिवस पर 9 अक्टूबर से 1 माह तक कार्यक्रम किया जा रहा है। जहाँ इसमें 10 अक्टूबर को बिटिया सशक्तिकरण दिवस मनाया जाएगा। जहाँ इसके तहत राज्य के यानी कि बिहार के हर डाकघरों में सुकन्या समृद्धि खाते खोले जाएंगे। जहाँ ये खाता 10 साल तक की बेटियों के लिए खोला जाएगा। जहाँ वर्तमान में इस खाते के लिए 8% ब्याज पर दर दिया जाता है। जहाँ ये सभी स्कीमों में सबसे अधिक ब्याज दर है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मंच से संबोधित करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में हम अभी बिहार में काम कर रहे हैं। यदि बिहार को स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो फिर भारत के टॉप स्टेट में बिहार जाना जाता, लेकिन अभी तक हमारी इस मांग को केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया है। पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि टूरिज्म के स्तर पर बिहार आगे बढ़ रहा है। जब पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में बहुत सारे काम हुआ है। 2019 में जहां बिहार में आने वाले टूरिज्म की संख्या 3.5 करोड़ थी, वहीं 2023 में 5.25 करोड़ पहुंच गई है। इतनी भारी तादाद में टूरिज्म बिहार आए हैं और फिर यहां के बारे में जाना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।